हेलो क्लास, मैं जोल सर आप सबका स्वागत करता हूँ। दिस इज 11th क्लास। इस 11th हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी फिजिक्स। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्लासेस में फोर्थ चैप्टर हमारा स्टार्ट किया हुआ था। जिस फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे सदिशों, ठीक है, सदिशों का संकलन एवं व्यवकलन। ठीक है, सदिशों का संकलन व व्यवकलन पढ़ रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या था? समतल में गति। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर एंड इस चैप्टर का नाम था समतल में गति, है ना? समतल में गति। ठीक है, मोशन इन प्लेन। और इसका जो है वह नाम क्या है? जो हमारा 4.4 टॉपिक था वो था सदिशों का संकलन व व्यवकलन। ये हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सदिशों का संकलन करने के लिए क्या करते हैं? हमारे पास दो सदिश होता है, ए वेक्टर, दूसरा सदिश होता है बी वेक्टर। इस दोनों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। इन दो सदिशों को जोड़ करके हम लोग परिणामी सदिश आर वेक्टर दिखाना चाहते हैं, है ना? तो बच्चों, आर वेक्टर हम लोग किधर दिखाते हैं? तो जो आर वेक्टर होता है वो इन दो वेक्टरों के योग होते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। अब इनको जोड़ते कैसे हैं? तो त्रिभुज नियम द्वारा। क्या था? त्रिभुज नियम द्वारा कि पहला कोई भी एक जो है सदिश रहने दीजिए, दूसरे सदिश को उठाइए और उसे समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। दूसरे सदिश के पूंछ को पहले के सिर पे लाके रख दीजिए, तो दूसरा सदिश इस तरीके से, है ना, समांतर विस्थापित करके मैंने ऐसे रख दिया। तब जो एक नया सदिश आप खींचेंगे जो कि पहले वाले के पूंछ से मिलता हुआ और दूसरे वाले के सिर से मिलता हुआ एक जो नया आपका सरल रेखा बनेगा वह परिणामी सदिश होगा। तो ये जो हमने जोड़ना सीखा था, ये किससे जोड़ना सीखा था? त्रिभुज नियम द्वारा। ठीक है, किस नियम द्वारा? त्रिभुज नियम द्वारा। लेकिन अब हम लोग थोड़े से देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास दो जो है ना, दो सदिश होती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर हमारा ऐसा था, बी वेक्टर हमारा ऐसा था। तो अब आप क्या कीजिए, इस वाले समांतर चतुर्भुज की स्थिति में जो आपके पास ए वेक्टर है और जो आपके पास बी वेक्टर है, इन दोनों के पहले वाले के वेक्टर के पूंछ को दूसरे वेक्टर के पूंछ को, उस दोनों को जोड़िए। ठीक है, तो आपको इसे उठाना पड़ेगा, बी वेक्टर को उठाएंगे आप और समांतर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उसको विस्थापित करते हुए कहां लाएंगे? इसके पूंछ को दूसरे वाले के पूंछ को पहले वाले के पूंछ से मिलाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या? दो सदिशों के पूंछ उभयनिष्ठ बिंदु पर, पूंछ उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं, या फिर इस दोनों का शीर्ष जो है वो एक ही बिंदु पर जुड़ा होगा। ठीक है, तो पहले ये काम करके देख लीजिए। मैंने ए वेक्टर ऐसे रख दिया, बी वेक्टर को उठाया। ठीक है, बी वेक्टर को उठाया और फिर इसके पूंछ से मिला दिया। कोई दिक्कत? तो ये हो गई हमारे पास ए वेक्टर और ये हो गई हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, फिर इस दो वेक्टरों के समांतर रेखाएं, इसके समांतर, इसके ठीक जितना परिमाण है उतनी परिमाण का इस सदिश के ऊपर एक समांतर सदिश है। आपको पता है किसी भी सदिश को समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। तो ए वेक्टर को जब आप विस्थापित करते हुए ऊपर ले जाइएगा तो उसका भी नाम क्या होगा? दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर। ए वेक्टर का जितना बड़ा ए वेक्टर है उतना ही बड़ा समांतर हम लोग कहीं भी विस्थापित करके उनके परिमाण को और उनके दिशा को व्यक्त कर सकते हैं। तो ए वेक्टर के समांतर हमने एक नया सदिश दिखाया जिसका भी नाम क्या होगा? ए वेक्टर ही होगा। फिर बी वेक्टर को मैंने विस्थापित किया और उसे इस भुजा के रूप में बना दिया। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो इसका भी नाम क्या हो गया?
बी वेक्टर ही हो गया। बोलिए हाँ या ना। ओके, और फिर बच्चों यह आप देख रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो है ये बी वेक्टर के समांतर हमने एक सदिश बनाया जिसका नाम है, जिसका भी नाम क्या होगा, बी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर के समांतर उतनी ही परिमाण का मैंने एक सदिश बनाया। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि यह एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज के आकृति में एक विकर्ण बनाइए जो कि इस दोनों सदिश के पूंछ से लेकर के इस दोनों सदिश के शीर्ष तक जाके मिलता हो। ये लीजिए, हो गई। अब जो ये आपने विकर्ण खींचा है यही व्यक्त करेगा किसको, परिणामी सदिश को, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने समांतर चतुर्भुज में, पहले आप दो सदिश को पूंछ से पूंछ मिलाइए, फिर इस सदिश के समांतर एक जो है ना भुजा खींचिए। आप इस सदिश को के समांतर एक भुजा खींचेंगे तो वो ए वेक्टर ही होगा, और इस बी वेक्टर के समांतर एक भुजा खींचिए, ठीक है। काल्पनिक कल्पना कीजिए इसके समांतर, मैं बी वेक्टर के समांतर हम लोग एक नए सदिश का कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके समांतर खींचा है तो ये भी कौन सा होगा, बी वेक्टर। जितना बड़ा ये है, जितने परिमाण का ये है उतना ही परिमाण का मैंने ये भी खींचा है। ए वेक्टर जितने परिमाण का उतना ही परिमाण का मैंने ये भी लिया है। तो ये क्या, किसका निर्माण कर रहा है, समांतर चतुर्भुज का। और फिर मैंने एक विकर्ण खींचा, है ना, जो दो भुजाएं पूंछ से पूंछ मिली थी उसके पूंछ से मिलाते हुए दूसरों के सिर से मिला दिया मैंने, तब जो ये विकर्ण था, ये विकर्ण किसको व्यक्त करेगा, आर वेक्टर को। तो बच्चों आकृति ऐसा बनता है जब हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा किसी दो सदिश को जोड़ते हैं। तो समझ में आ गई। और यहां पर जो आर वेक्टर है वो भी परिमाण कैसे देगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर से। समझ में आई बात। अब बच्चों यहां पे क्या देखोगे तुम कि देखो यहां पे तुम्हें कोई कुछ झलक जो है ना त्रिभुज के नियम का भी मिलता होगा। कैसे, देखो ए वेक्टर और ठीक इसके सामने देखो बी वेक्टर है, देखो ए वेक्टर इसके ठीक सामने बी वेक्टर और ये आर वेक्टर। तो देख रहे हो थोड़ा सा एक है ना त्रिभुज का भी झलक दिख रहा है। दैट मीन्स त्रिभुज नियम को इस तरह से जोड़ोगे और चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा आपको यह आकृति मिलेगा जो आपको फुल लाइन में दिख रहा है, डॉट वाली नहीं, जो पूरे लाइन में दिख रहा है ना, कंटिन्यूअस लाइन में दिख रहा है आपको। बोलो कोई दिक्कत। तो यह था समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा जो आप किसी सदिश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उनका योग कर सकते हैं, ठीक है। ये फोर्थ चैप्टर में था बच्चों, फोर्थ टॉपिक में था, चौथे चैप्टर के 4.4 वाले टॉपिक में ये देखना था। तो यह जो है आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 4.5 जिसका नाम है सदिशों का वियोजन, ठीक है, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन मीन्स घटक, सदिश का क्या निकालना, घटक निकालना। घटक का मतलब प्रभाव निकालना, घटक का मतलब प्रभाव, ठीक है ना, घटक का मतलब प्रभाव। अरे होता है ना घर में, पापा ने जो है ना वो बहन को थप्पड़ लगाया और प्रभाव तुम्हारे ऊपर में भी पड़ता है और तुम भी चुपचाप बैठ जाते हो, होता है ना। तो वही वाला प्रभाव, मतलब सदिश जो है वह था तो इस दिशा में, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो एक्स के दिशा में भी था और इसका प्रभाव जो है वो वाई के दिशा में भी था। समझ रहे हो, मतलब यही हो गया सदिशों का वियोजन। सिंपल भाषा में समझो भाई, ए वेक्टर कोई दिया हुआ था, वो ए वेक्टर किसी दिशा में बना हुआ है, तो इस ए वेक्टर का जो प्रभाव होगा वो एक्स के दिशा में भी होगा और वाई की दिशा में भी होगा, और थोड़ी ना दूसरी तरफ होगा। क्यों, क्योंकि ए का कुछ प्रभाव एक्स के दिशा में और ए का प्रभाव कुछ वाई के दिशा में। मान लो अरे भाई कोई यहां पर पत्थर है, भाई कोई पत्थर है और उसको रस्सी से मैंने बांध रखा है और ऐसे खींच रहा है, तो ये पत्थर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आएगा और थोड़ा थोड़ा आगे भी जाएगा। मतलब दो प्रभाव है इसके, एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। बोलो है ना। तो सदिश के वियोजन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सदिश जिसका प्रभाव दो दिशाओं में है, दो से अधिक दिशाओं में हो, दैट इज सदिशों का वियोजन, ठीक है ना, सदिशों का वियोजन। अब इस सदिश को बच्चों ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सदिश कैसे बनेगा, या फिर इस सदिश का बंटवारा कितने हिस्सों में हुआ है, एक तो एक्स हिस्सों में बंटवारा हुआ और एक वाई के हिस्से में बंटवारा हुआ है। दैट मीन्स ये जो ए वेक्टर है वह कुछ इस घटक के प्रभाव होंगे। दैट मीन्स इसको मान लो ए एक्स घटक, ए एक्स वेक्टर,
प्लस कुछ इस दिशा में प्रभाव होगा, मतलब ए वाई वेक्टर। बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स कि ये जो ए वेक्टर है वो दो भागों में बंटवारा होगा, एक एक्स के दिशा में और एक वाई के दिशा में। दैट मीन्स ये जो ए वेक्टर है वो इन दो घटकों के प्रभावों के योग से बनेगा, मतलब ए वेक्टर बराबर में ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। बोलो हाँ या ना। पक्का, एकदम कंफर्म। समझ में आए वियोजन क्या होता है? सिंपल भाषा में समझा सदिशों का वियोजन क्या होता है? सदिश का अन्य दिशाओं में घटक या प्रभाव सदिश का वियोजन कहलाता है। सदिश का वियोजन कहलाता है। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो तुम आर वेक्टर निकाले हो, ये आर वेक्टर जो है उसके ये सदिश का वियोजन है। इस सदिश का प्रभाव दो दिशाओं में है, एक तो एक्स के दिशा में जो कि आर वेक्टर को बांट करके मैंने एक्स दिशा में कितना दिया है ए वेक्टर, और इस आर वेक्टर का वियोजन हुआ है भैया, आर वेक्टर का प्रभाव है किस दिशा में वाई की दिशा में कितना बी वेक्टर, है ना। तो दैट मींस ये आर वेक्टर दो भागों में बटा है, ए वेक्टर में और बी वेक्टर में। इसका मतलब आर वेक्टर किससे मिलके बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। दैट मींस जो त्रिभुज का नियम था और जो समांतर चतुर्भुज का नियम था वो कहीं ना कहीं सदिशों के वियोजन को व्यक्त करता है। समझ में आई बात? एकदम आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। आपने यह जानते होंगे कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति जानते होंगे, ठीक है, या फिर समकोणीय निर्देशांक ज्यामिति जानते होंगे आप, ठीक है। समकोणिक निर्देशांक ज्यामिति जानते होंगे, किससे मिलके बनता है? भाई तीन समकोण अक्षों से मिलके बनता है, एक्स वाई एंड जेड। बोलिए हाँ या ना। पक्का, एकदम कंफर्म। देखो एक्स के अनुदिश अगर किसी सदिश की दिशा को व्यक्त करना हो तो हम लोग किससे दिखाते हैं? आई कैप से, बहुत पहले बता चुका हूं। अगर वाई के दिशा में किसी सदिश को दिखाना है तो आप किसे दिखाते हैं? जे कैप से। अगर बच्चों जेड के दिशा में अगर किसी सदिश के दिशा को व्यक्त करना है तो आप किसे दिखाते हो? और के कैप से दिखाते हो, है या नहीं है? ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या है? बहुत अच्छे से पता है आपको, एकांक सदिश है। क्या होता है एकांक सदिश? ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण जो है वो कितना होता है? परिमाण बराबर 1 होता है। तो एकांक का मतलब एक अंक, मतलब परिमाण उसके पास 1 है, और उसका प्रयोग सदिश का मतलब दिशा, भाई दिशा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता हो। तो दैट मींस के कैप का जो परिमाण कोई पूछेगा तो मुझे मैं कितना बोलूंगा? 1 परिमाण होता है इसका 1, और दिशा क्या होता है इसका? जेड के दिशा के अनुदिश। तो एकांक सदिश का मतलब परिमाण 1 और उसका प्रयोग दिशा दिखाने के लिए। समझ में आई बात? तो बच्चों अगर मान लो कि मैंने इस समतल में एक्स वाई जेड इस निर्देशांक को मिला करके अगर कोई समतल बना हुआ है और इस समतल में मैंने किसी सदिश को दिखा दिया जिसका नाम है ए वेक्टर, बोलो हाँ या ना। तो इस ए वेक्टर का प्रभाव बच्चों हम लोग एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रभाव तीनों दिशाओं में हो सकता है, बोलो हाँ या ना। अगर ए वेक्टर का प्रभाव तुम एक्स की दिशा में निकालोगे तो उसका नाम क्या होगा? भाई ए एक्स वेक्टर, बोलो हाँ या ना। ए एक्स का मतलब एक्स के दिशा में वेक्टर, बोलो हाँ या ना। और बच्चों इस ए वेक्टर को एक्स के साथ हम लोग कोण द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं कि भाई ए वेक्टर जो एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है? अल्फा मान लिया हमने। तो बच्चों यहां पे ए एक्स वेक्टर लिखा है मैंने, तो क्योंकि सदिश बराबर क्या होता है? उस सदिश का परिमाण और गुना में दिशा, बोलो हाँ या ना। तो ए एक्स वेक्टर का परिमाण क्या होगा? कैसे निकालते हैं? ए एक्स वेक्टर और उसमें मोड लगा दिया तो ये इसका परिमाण हो गया। और इस ए एक्स के दिशा में दिशा किससे दिखाते हैं? आई कैप से। तो भाई इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं हम लोग इसको, ए एक्स वेक्टर बराबर में ए एक्स वेक्टर का मोड और गुना में आई कैप। अब बच्चों इस ए वेक्टर का प्रभाव कुछ वाई की दिशा में भी होगा, तो हमने वाई की दिशा में लिख दिया कितना कोण बना रहा है? बीटा। अब इस ए वेक्टर का प्रभाव बच्चों वाई की दिशा में वो कितना होगा? ए वाई वेक्टर। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए वाई वेक्टर के मोड और गुना में जे कैप। भाई कोई सदिश बराबर परिमाण और गुना में दिशा। अब बच्चों ये इस है ना ए वेक्टर का प्रभाव होगा किस दिशा में? जेड की दिशा में। इसको मैंने मान लीजिए गामा से दिखा दिया, ठीक है। किसे दिखा दिया?
गामा से दिखा दिया, ठीक है, गामा कोण से दिखा दिया कि भाई गामा कोण बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस ए वेक्टर का प्रभाव जेड की दिशा में कितना हो सकता है, तो हमने कहा ए जेड वेक्टर, परिमाण क्या आएगा इसका, ए जेड वेक्टर का मूड और मल्टीप्लाई में के कैप। बोलिए कोई दिक्कत। अब बच्चों आ जाओ यहां पर ए एक्स का परिमाण निकालने के लिए। अब यहां पर ए एक्स का परिमाण क्या होगा, ए एक्स का परिमाण क्या होगा, तो बच्चों ए वेक्टर को कैसे व्यक्त कर सकते हो, आपको पता है ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर का मोड और मल्टीप्लाई में इसका दिशा। तो अब ये दिशा तो मुझे नहीं पता, तो हमने कहा इसको दिखा दो एन कैप से, कोई भी एकांक सदिश ले सकते हो भाई। एन कैप मैंने ले लिया कि इसकी दिशा को हम लोग एन कैप से दिखा देंगे, बोलो हाँ या ना। तो अब इस सदिश का परिमाण कितना है, ए वेक्टर का मोड, और मैंने कहा था कि अगर मोड हो और वेक्टर हो तो दोनों को एक साथ उठा के फेंक दो, तो सीधा आप इसको क्या लिख सकते हो, ए एन कैप, बोलो हाँ या ना। अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर ए एक्स वेक्टर और मोड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए और गुना में आई कैप, सॉरी ए एक्स और गुना में आई कैप। अब यहां पे ए एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, थीटा के पदों में, तो ए एक्स बराबर में हो जाएगा इसके परिमाण का प्रभाव अल्फा के दिशा में, दैट मींस ए कॉस अल्फा। क्या नहीं समझ में आया, आया पक्का। ए वाई वेक्टर का मोड, बच्चों यहां पे क्या आएगा, ए वाई भाई वेक्टर और मोड एक साथ उठा के फेंक दो, फेंक सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ए वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो ए वाई बराबर ए का प्रभाव वाई की दिशा में थीटा के पदों में, तो थीटा कितना है इसका, बीटा के बराबर, तो क्या हो जाएगा ए कॉस और फिर बीटा। मैं बता चुका हूं, कान के नीचे लगा दूंगा, मैं बता चुका हूं कि दो सदिशों के बीच में जितना कोण बनता है उस कोण को है ना किसके साथ लिखा जाना, कोज्या के साथ लिखा जाना होता है उसका प्रभाव। इस परिमाण का प्रभाव इसकी दिशा में कितना होगा, तो इस दो सदिशों के बीच में या फिर उन दो दिशाओं के बीच में बन रहा कोण का कोज्या, बन रहे कोण का कोज्या, वो हो जाएगा ए एक्स। तो इसका परिमाण है ए और ए का कोज्या तो कॉस अल्फा, यही हो गया ए एक्स, ठीक है। इस ए वाई का प्रभाव कितना हो गया, तो इस ए के परिमाण का, ठीक है, कोज्या के साथ, तो ए कॉस बीटा। अब जल्दी से मुझे बताओ, तुम बता दोगे कि ए जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। बोलो कोई दिक्कत। तो चलो जल्दी से इन समीकरण को इकट्ठा करते हैं और लिखते हैं ए वेक्टर बराबर, भाई ये ए वेक्टर जो है ये अब तीन घटकों में बदल चुके हैं, दैट मींस ये ए वेक्टर इन तीन घटकों का योग होगा, दैट मींस ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, बोलो हाँ या ना। और ए एक्स वेक्टर बराबर तुमने क्या लिखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो बच्चों या तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो या फिर तुम ए वेक्टर बराबर में इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर तुम ए वेक्टर बराबर में ए एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, ए कॉस अल्फा गुना आई कैप प्लस ए वाई की जगह क्या लिखोगे, ए कॉस बीटा गुना में जे कैप प्लस ए जेड की जगह क्या लिखोगे, ए कॉस गामा, ठीक है, ए कॉस गामा और गुना में के कैप। बच्चों तीनों के पास क्या है, ए है, ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। बोलो हाँ या ना, पक्का। तो ये बच्चों आ जाएंगे तुम्हें ए वेक्टर बराबर, ठीक है, जहां से तुम ए वेक्टर ज्ञात कर सकते हो। अब क्या हुआ देखना, मान लो तुम्हारे पास ए एक्स वेक्टर दे रखा है, ए वाई वेक्टर दे रखा है और ए जेड वेक्टर दे रखा है और इन तीनों का परिणामी पूछ रहा है, तब तुम निकाल लो इस तरीके से। अगर तुम्हारे पास बच्चों अल्फा बीटा और गामा के पदों में दे रखा है तो फिर ऐसे इस तरीके से निकाल लो, बोलो हाँ या ना। अगर तुम्हारे पास ए एक्स और ए वाई और ए जेड का परिमाण दे रखा है तो तुम इन तरीके से व्यक्त कर लो, ठीक है ना। तो बच्चों ये सदिशों का वियोजन का मतलब समझ में आइए आपको पूरा का पूरा, पक्का आया, बताइएगा मुझे कैसा लगा, ठीक है, थैंक यू।